हाय जयदीप। हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस 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 दुआएं एकदम। तो कैसा चल रहा है शो के आने से लेकर अब तक? हाँ, बढ़िया। बस ये है कि घर पे बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं सकते, तो कोई चारा मेरी ही नहीं है, पर बाहर निकलने का बड़ा मन कर रहा है अब। मेरी अभिषेक से भी बात हुई थी, उनको भी यही कंप्लेंट थी कि शो इतना पॉपुलर हुआ बट हम सब मिलकर पार्टी भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, काइंड ऑफ वही वही शिकायत आप सबको। बट व्हाट अ फैंटास्टिक शो। और मतलब आई एम श्योर आप लोगों को तो कॉम्प्लीमेंट्स आना बंद ही नहीं हुआ होगा। तो हाउ हैज द जी जी। जर्नी बीन तब से लेकर अब तक? वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? ये जरूर था कि हमें थोड़ी सी थी कि अगर ये जिस तरह से हमने लिखा हुआ है, सुनीता ने जिस तरह से लिखा था, मैं बड़ा बहुत बार बोला है मैंने अपने डायरेक्टर्स को भी, उसको कि अगर ये ऐसे भी पहुंचा दिया हमने, तो लोगों को मजा तो आएगा इसको देखने में, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट जितना प्यार मिला है उतनी शायद उम्मीद नहीं थी। और जिस तरह से पाताल लोक मतलब लोगों तक पहुंचा है और जितना अप्रिशिएशन उसको मिला है, दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल। और अभी तक ऑ में है। बट ऐसा कौन-सा मोमेंट था? क्या वो स्क्रिप्ट थी या उसके बाद जब आप लोगों ने शूट करना शुरू किया, व्हेन यू रियलाइज्ड यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल? आई थिंक स्क्रिप्ट अलग पढ़ने के है। साथ ही शुरू हो गया था वो स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ ही शुरू हो गया था। उस स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ जब आप उसकी तैयारी करना शुरू करते हो, व्हेन यू थिंक अबाउट दोस कैरेक्टर्स, दैट स्टोरी एंड देन काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो है उस कहानी में, तो जैसे ही वो आप पढ़ना शुरू करते हो, आपको लगने लगता है कि हाँ यार, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो फील आना शुरू हो गया था, शूट के दौरान डेफिनेटली होना शुरू हो गया था, क्योंकि आपको लगने लगा था कि जो आप कहना चाह रहे हो बड़ी सही दिशा में जा रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग मामला मतलब किसी ने उसे कंपेयर किया था रॉटिंग अनियन से। आपके लिए हाथी राम का और पाताल लोक का क्या सिग्निफिकेंस है आपके करियर में? इट हैज़ बीन अ this kind of arc for you. था। It जी has जी been all जी। positive, but this is something so special. Also, the second part of my question is कि character roles करना और उसके बाद protagonist होना, as an artist, as a human, you think you saw a difference in both with Patal. पहली चीज तो डेफिनेटली वो बहुत ही एक कमाल का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से पाताल लोक को रिकग्निशन मिला है। तो वो बहुत कमाल की खुशी है। वो आपको लगता है कि हाँ, आप एक ऐसी जगह पे हो, आप जहाँ आपको शायद दोबारा किसी को ना कहना पड़े कि यू कैन बिलीव इन मी, इन योर स्टोरी, एंड यू कैन आप मेरे ऊपर भरोसा करके ये काम दे सकते हैं मुझे। बहुत कुछ ऐसा पाताल लोक के थ्रू, हाथीराम चौधरी के कैरेक्टर के थ्रू बोल दिया गया है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। वो डेफिनेटली एक ऐसा टेक ऑफ है जो जो काफी दिनों से शायद इंतजार कर रहा था मैं उसका। और अ, क्या सेकंड सवाल क्या था कि As a character artist आपको बहुत author जी back जी, roles मिले और बिल्कुल। as a protagonist. बिल्कुल वो फर्क महसूस होता है करते वक्त भी, क्योंकि जब आप किसी कहानी के नायक होते हैं, किसी कहानी के हीरो होते हैं, तो थोड़ी सी अंदर ही अंदर कहीं एक एक्स्ट्रा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है आपको। और बट एक्टर के तौर पे आपका सेम फील है, क्योंकि जब आप नेगेटिव लीड कर रहे होते हैं, तो भी आपके पास वही एक फील है कि आपको वो किरदार जो है वो बहुत खूबसूरती से पहुंचाना है, चाहे फिर वो कैरेक्टर एक्टर्स का आर्टिस्ट का एक किरदार हो, वो पहुंचाना है। एज एन एक्टर आपकी तैयारी वही रहती है, आप उतनी मेहनत से वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं उस किरदार को अपने थ्रू। पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा हो फील होती है। और फियर तो नहीं कहूंगा, बट आप थोड़े से रहते हो कि यार, यू नो this story is revolving around you, so you have to be actually very precise and very careful about portraying this and understanding the entire story and the relationships and entire flow of the story. You have to be really present there, physically, mentally. तो उतना उतना फर्क तो महसूस होता है। अनुष्का ने रिसेंटली कहा था कि जयदीप अहलावत इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? अब वो मतलब वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट है कि आप उसको सारी लाइफ चेरिश करोगे। थैंक यू। मतलब उनको वो उस तरह से बोलने के लिए, वो खुद बहुत कमाल की एक्टर हैं। उन्होंने प्रूव किया है हर फिल्म दर फिल्म के कि वो बहुत कमाल के। जब ऐसे एक्टर्स आपको प्रेज करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है।
अब क्या ही कहूँ कि मैं इंस्टीट्यूशन हूँ या नहीं हूँ, ये तो मुझे नहीं पता है, बट जो प्यार मिल रहा है वो अनबिलीवेबल है। अ, शायद हमेशा से चाहते हो एज एन एक्टर इतना इतना इस तरह से रिकग्निशन और इस तरह से लोग आपको स्वीकार करें एक अभिनेता के तौर पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ, आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने उस काम को इतना प्यार दिया है। शो की बात करें, पाताल लोक की बात करें, तो जी। what was your favorite scene in it? Audience is particularly loving the Fufa scene. उस पे memes बन गई हैं, it's all over YouTube. जी And जी। but आपका favorite part क्या था? And what something you think you would have done different? मेरे मेरे बहुत सारे अच्छे सीन हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो बहुत छोटे छोटे सीन्स भी हैं। जैसे कि एक सीन है जब वो अंसारी के घर में जाता है रात को और ऑलरेडी सस्पेंडेड है एंड ही इज ड्रंक एंड बस अंदर से वो जो भरा हुआ है किसी और को कह नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। तो वो अंसारी एक ऐसा दोस्त है जिसके पास वो जाके वो बोल पाता है वो बात। वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन लगता है मुझे। ग्वाला गुजर के साथ एक सीन है जो एंड में है जब वो ऑलमोस्ट मौत के दरवाजे पे खड़ा है और ग्वाला गुजर उसके ऊपर गन तान देता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन लगता है मुझे। संदीप मेहरा के ऑफिस में जो लास्ट में जाता है वो मुझे मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सीन मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह के मेंटल फ्रेम में वो है वो बहुत कमाल है। और एक सीन जो त्यागी के साथ है एंड में जो स्टैंड ऑफ है जो हम पोस्टर्स में भी दिखाई देता है और वो सब में, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है क्योंकि वहां कुछ नहीं कहा जाता है, कोई डायलॉग नहीं है, कोई शब्द नहीं है, पर वो जो जो किरदार एक दूसरे को देखते हैं एक एक अलग पूरी जर्नी के साथ जो आज तक वो सहते आए हैं, जो उन्होंने जिया है, वो सब का सब जो है वो आंखों के थ्रू ही निकलता है। वो बड़ा मुश्किल भी सीन भी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मुझे बहुत पसंद है वो सीन। कुछ अलग कर सकता था तो वो अभी नहीं कह सकता। आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा फील होता है कि जिसको देख के ऐसा लगे कि यार मैं ये दूसरे तरीके से कह सकता हूँ डेफिनेटली, पर अभी उसकी बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होती है कि वो अलग हो सकता था। तो मुझे सिर्फ लास्ट वाले सीन में कभी कभी लगता है, मैं बोला है सुदीप सर को, मुझे आज भी लगता है कि मुझे ग्वाला क्या नाम है जब त्यागी जो रिवोल्ट करता है वो गन उठा लेता है आखिर में, तो आई स्टिल फील के हाथीराम उसके ऊपर गन नहीं ताननी चाहिए, क्योंकि हथौड़ा उसको कभी गोली नहीं मारेगा, क्योंकि हथौड़ा के लिए हाथीराम एक ऐसा किरदार है जो 1 मिनट के लिए ही सही, अभिषेक ने भी एक बार जगह ये बात कही थी कि चाहे 1 सेकंड के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए हाथीराम जो है वो मास्टर जी हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि उस इंसान ने उसकी जर्नी पूरी कर दी है। तो मुझे आज भी लगता है कि उस सीन में मैं शायद गोली नहीं उठाता तो बेटर होता, बट स्टिल लुक्स ग्रेट। मतलब somebody who binge watched it, I thought I would watch one episode every day, and I just finished it in one night. I just couldn't help myself. अरे वाह, थैंक Yes. यू सो मच। Having said that, I'm glad आपने क्लाइमेक्स की बात करी। क्लाइमेक्स के बारे में बहुत डिस्कशन चल रही है, people are explaining them in their own ways. जी। आपने कुछ लाइट डाली उसके ऊपर कि what the two characters are thinking at that point of time. But what do you think is the significance of the climax? Exactly what does it mean? Going to explain to the journalist कि this is how you connect the dots, and then the scene with Bhatauda क्या है? जी, वो बहुत कमाल के सीन लिखे हुए हैं। मतलब वो ऐसे सीन है कि उनसे बेटर शायद सीन मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कौन से इतने अच्छे लिखे हुए सीन, इतने खूबसूरत भाषा में और इतनी आम भाषा में लिखे हुए सीन है। तो जब वो संजीव मेहरा के ऑफिस में जाता है तो वो एक्चुअली अपनी जर्नी पूरी कर चुका है, खाली लोगों को बताना है जिनको वो बताना चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है। तो संजीव मेहरा वाज द फर्स्ट टारगेट इन द सेंस कि वो पहला आदमी जिसको ये बताना बहुत जरूरी है कि वो जो झूठ फैला रहा है इतने दिनों से वो उसकी सही कहानी क्या है, और ना जाके इसको सिर्फ ऐसे गुस्से में या कोई वो नहीं है, डेफिनेटली उसके अंदर एक रेज है, पर वो उसको लगता है उसमें एक लाइन है कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था ना तो मुझे लगता था आप बहुत बड़े इंसान हैं। इस केस में चाहे मेरा जितनी हालत खराब हुई हो पर कम से कम ये गलतफहमी दूर हो गई मेरी। तो वो जो सच्चाइयां उसको हमेशा से लगती रही है, और वो पूरी पूरी हमारी सीरीज का एक अहम हिस्सा है कि जो सच आपको पता है
या जिसको आप सच मानते हैं, क्या वो जेन्युइनली सच है या नहीं है, ये हमेशा से खोज रहेगी इंसान की। तो वो सच्चाई, जो जिस सच्चाई के साथ वो मेहरा के ऑफिस में घुसता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा यूनिक है, और बड़ा प्यार से उसको कहानी बताता है कि ऐसा हुआ था। एंड देन संजीव मेहरा इज लाइक, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि एक और कहानी सुनाता हूँ। इस पूरी घटना में जो भी हुआ है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक कोलेटरल डैमेज में मर जाते, और जो आपने ये इतना बड़ा प्रपंच रचा हुआ है, 2 महीने से आप मुझे कहानियां बिठा के सुना रहे हो, तो एक मेरी भी सुन लो। तो बड़ा कंक्लूडिंग वाला सीन है कि आप उसका क्लोजर करके निकलते हो कि आज के बाद तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह है नहीं, मतलब ठीक है, तुम कभी होगे संजीव मेहरा मेरे लिए। सेम चीज हैपेंस विद त्यागी। हाथीराम relates to Tyagi more than Sanjeev Mehra, because Tyagi never lied anything to him or to anyone. And Tyagi has been used by people like Sanjeev Mehra, you know. वो ना सिर्फ त्यागी, बाकी चारों का भी नाम का इस्तेमाल किया गया संजीव मेहरा को संजीव मेहरा बनाने में। वो एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट देयर लाइफ, नोबडी नोज कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो जिन लोगों को 2 महीने तक झूठ बोला गया है, उनको आगे भी झूठ बोला जाएगा संजीव मेहरा के द्वारा। तो जब त्यागी से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो भी हो, इस आदमी को कम से कम सच पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, एटलीस्ट मास्टर जी का सच जरूर पता हो इसको। और वो जब गन उठाता है तो त्यागी का क्या है, त्यागी पूरी जिंदगी एक भरोसे पे जिया है, एक प्रिंसिपल पे जिया है, बेसिक्स के। जो जो मास्टर जी हैं वो उसकी लाइफ का बेसिकली ही इज एक्चुअली द मास्टर ऑफ हिज लाइफ। वो आदमी ने अपनी दूसरी जिंदगी जो है उसको दे चुका है वो। तो वो एक बिलीफ पे जिया है कि जो मास्टर जी बोलेंगे वो करेंगे। तो जब उसको समझ में आता है कि मास्टर जी क्यों नहीं इस दुनिया में, तो उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो गया। पर जब उसके सामने हाथीराम खड़ा होता है, उसको वो एक हल्का सा नोट करके इशारा करता है कि डोंट डू दिस गो, ये तुम जैसे सिस्टम तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही सिस्टम। तो एक सेकंड का ऐसा लगता है दोनों एक जैसे से ही किरदार हैं, दोनों ही इस्तेमाल किए गए हैं सिचुएशन के दोनों ही अकॉर्डिंग। विक्टिम्स हैं एक्चुअली। जैसे जैसे भगत ने इस्तेमाल किया हाथीराम को, वैसे ही हथौड़ा को इस्तेमाल किया संजीव मेहरा ने, या किसी ने भी, या वाजपेयी ने, या ग्वाला गुजर ने, जिसने भी इस्तेमाल किया। सो वो एक सेकंड के लिए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और जब वो उस पूरे सिस्टम का समझ में, तब आपको लगता है जब आप भगत से वो बात करते हैं तो भगत बोलता है उसको कि सिस्टम बाहर से देखने में बड़ा लचर और नाकारा मालूम पड़ता है, पर अंदर से बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है। तो ये इंटरेस्टिंग है जी। वो और पुर्जा बदला जाएगा, तो पुर्जा चाहे फिर हथौड़ा हो चाहे हाथीराम हो, बदला जाएगा जिस दिन वो सिस्टम के सही अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो और वो अगर देखा जाए तो सच है। बाहर की दुनिया में क्या बदला, वहां सब कुछ वैसा ही है। भगत अपनी जगह पे है, संजीव मेहरा अपनी जगह पे है, हाथीराम अपनी जगह पे है, सब लोग बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही है जैसा था। लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है। अब अंदर ही अंदर संजीव मेहरा की लाइफ भी बदल गई है। बाहर वो चाहे जितना भी झूठ बोले, पर उसको अंदर से पता है कि वो क्या है। संजीव मेहरा को पता है, हाथीराम को पता है, उसकी अपनी अंदर की लाइफ बदल गई है। बाहर तो अब भी वही इंस्पेक्टर है, वही सेम नौकरी है, सेम बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चे के साथ रिलेशनशिप बदल गया है, अब वाइफ के साथ रिलेशनशिप बदल गया है। तो बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदला है, पर अंदर बहुत कुछ उलट पुलट गया है। ये खूबसूरती है इस स्क्रिप्ट की। बहुत ही इंटरनलाइज आप लोगों की परफॉर्मेंसेस भी थी और स्क्रिप्ट भी रही है। अब हमें सेकंड सीजन से भी बहुत उम्मीदें हैं। आप एज पार्ट ऑफ द शो आप क्या होप करते हैं कि क्या देखने को मिलेगा? हमें डेफिनेटली होप है कि हाथीराम की स्टोरी चलेगी आगे। आई होप सो, आई वुड लव टू डू दैट। सीजन 2, 3, 4, 5 जितने भी आए, मैं भी खुद इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे भी एक नोड आए अनुष्का मैम की तरफ से और टीम की तरफ से और सुदीप सर की तरफ से कि हाँ हम सीजन 2 लेके आ रहे हैं। जितना इंटरव्यूज पे बाहर आपने सुना है उतना ही मैंने सुना है कि हाँ उन्होंने ऐसा सोचा है कि पॉसिबल है। सो अमेजोन का तरफ से तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं तैयार हूँ। हाथीराम चौधरी इज रेडी टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी एनी डे। तो पैसे से कोई गुरेज नहीं है मुझे, बट सिर्फ पैसे के लिए अभी तक ऐसा नहीं है कि बिल के लिए करना पड़ा हो, मतलब आपकी रोजमर्रा की बिल पे करने के लिए करना पड़ा हो, थैंकफुली। और वो वैसी सिचुएशन कभी ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो गोइंग बैक इन योर करियर,
आप अपने आप को अक्सर एक किसान का बेटा बताते हैं। आपके फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज अ टीचर, इज अ टीचर। जी, वो अभी रिटायर्ड है, दोनों जी। मॉम डैड दोनों ही टीचर रहे। तो एक्टिंग कहाँ से आई? बिकॉज यू हैव स्पोकन अबाउट योर, बिकॉज यू वांटेड टू गो इनटू आर्मी, सो व्हेन डिड एक्टिंग जी, कम एंड हाउ डिड इट? आई थिंक स्टेज पे मैं एक्टर के तौर पे नहीं, पर स्टेज पे मैं बचपन से ही चढ़ता आया हूँ, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। बट उसको कभी करियर की तरह सोचा नहीं था, वो अलग बात है। पोएट्री रेसिटेशन करना या डांस, हरियाणवी फोक डांस और ये सब में जाना, वो अलग बात थी। बट जब जब आर्मी का जो भी था सिचुएशन वो नहीं हुआ, तो आई थिंक थिएटर एक ऐसी जगह मिली जहाँ जहाँ आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और लिटरेचर पढ़ने का कभी से शौक था मुझे, बचपन से ही कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो वो हमेशा एक हिस्सा रहा है मेरी जिंदगी का, हिंदी लिटरेचर साहित्य जो है। तो आई थिंक उसने बहुत हेल्प की, क्योंकि अगर आपको कहानियां कहने में और सुनने में मजा आता है, तो आपको थिएटर पे कहानियां कहने सुनने में बहुत मजा आता है। और एक ऐसा एक ऐसा जरिया मिल गया जहां आपकी पूरी नेगेटिविटी निकल जाती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ अगर मेरा फौज में नहीं हुआ, तो जेन्युइनली इतना बहुत ज्यादा फील होती थी मुझे वो बात। तो आई थिंक थिएटर शुरुआत एज एन एक्टर की तरह से नहीं किया गया था। थिएटर की शुरुआत अ, उस नेगेटिविटी से बचने के लिए शुरुआत हुई थी। और फिर उसमें जितना आनंद मिलने लगा, वो फिर उसने फिर कुछ कहीं और जाने नहीं दिया। तो आई थिंक एक्टिंग ने मुझे चूज कर लिया है। मैंने एक्टिंग को शायद बहुत लेट चूज किया एंड वहाँ से एफटीआई, फिर वहाँ से बॉलीवुड, है। जी, ये जी। ऑर्गेनिकली हुआ, ये कैसे हुआ, ये बताइए। सब सब ऑर्गेनिकली मैम, कोई कभी सोचे भी, मुझे एफटीआई के बारे में पता भी नहीं था। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई और ये खत्म सब हुआ, तो मुझे याद है जो मेरे थिएटर के गुरु हैं, वो हरियाणा से ही हैं, सुनील चटकारा जी। मैंने उनसे पूछा था कि भाई साहब आप क्या करूंगा, तो बोले कि तुझसे कुछ और होगा नहीं, तू फिल्म इंस्टीट्यूट चला जा। मैंने कहा क्या है, क्योंकि एफटीआई में उस वक्त मतलब वो कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि एक्टिंग का ऐसा कोई वो नहीं था। एनएसडी सुनते रहते थे क्योंकि दिल्ली में था, तो सुन जाता था वो। तो उन्होंने बोला कैसे ऐसे पूना में इंस्टीट्यूट है, तो इंटरनेट पे देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ये तो पूरा सिनेमा के बारे में, इट्स नॉट जस्ट कि एक्टिंग क्लासेस है वहाँ। तो कोर्स वोर्स देखा गया, तो मुझे लगा कि मैं, हाँ, इसके लिए एक बार तैयारी कर, इसके लिए एक बार ट्राई करता हूँ। तो उसको उसको उसके लिए अप्लाई किया गया। थैंकफुली हो भी गया सिलेक्शन। तो हाँ, वो काफी ऑर्गेनिकली होता चला गया। वो एफटीआई में आ गया, फिर एफटीआई में भी धीरे धीरे आपको समझ में आता कि ओ, यहाँ तो ट्रेनिंग ही एकदम वैसी है, क्योंकि पहले 6 महीने आप एक्टिंग क्लासेस शुरू नहीं होती है, या कोई भी स्पेशलाइजेशन शुरू नहीं होता है। तो पूरा का पूरा बैच जो है 80-100 लोगों का, वो एक साथ एज अ फिल्म स्टूडेंट की तरह ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो हमें हर चीज पढ़ाई जाती है, साउंड एडिटिंग, कैमरा, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो उसने बहुत कुछ बदला। उसने एक्चुअली एक एज एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर की तरह अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी शुरू की कि इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स अ फिल्म थिंग, इट्स अ फिल्म मेकिंग, सिनेमा। यहाँ हर आदमी का उतना ही बड़ा योगदान है जितना आपका होने वाला है। और तो उनके काम का जो एक इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझ में आने लगती है। तो आपका काम धीरे धीरे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग हैं आपका काम आसान करने के लिए। आपको डायलॉग लिख के दिए हुए हैं, आपको कैरेक्टर लिख के दिया हुआ है, कपड़े आपको मिल रहे हैं, मेकअप आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज देयर। योर जॉब इज टू पुट द सोल इनटू इट। तो जब आप उसमें आत्मा डालते हैं, उसमें भाव डालते हैं, तो वो उतना ही काम है आपका। तो उसमें सच्चाई लेके आते हैं। तो ये सब धीरे धीरे ऑर्गेनिकली समझ में आता रहा, अभी तक भी चल रहा है। देखते हैं कितना और सीख पाते इसके बाद आगे हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? हैं। अभी तो लॉकडाउन के बाद थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन जो काम है उनमें से एक फिल्म है खाली पीली, वो ऑलरेडी तैयार है। देखते हैं वो कैसे कब रिलीज होती है। उसमें ईशान खट्टर है और अनन्या पांडे हैं, मकबूल है, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है, अली अब्बास सफर की प्रोडक्शन में है वो। और उसके अलावा एक फिल्म है जो शशांक खेतान ने डायरेक्ट की है, मैं और फातिमा सना शेख हैं। और वो नेटफ्लिक्स के लिए है, और धर्मेटिक्स के साथ। तो वो रेडी है, देखते हैं उसका क्या, अभी तक कुछ पता ही, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास। और बस ये है अभी तक। लॉकडाउन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हम लोग सब 2.5 महीने से घर में बंद हैं। जी, एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, कैसा रहा है आपको?
अभी तो पिछला एक महीना तो कम से कम पाताल लोक के साथ बीत गया है। जी। जब से पहले हम बात पहुंचा रहे थे कि हम लेके आ रहे हैं शो, उसके बाद जब वो पहुंचा लोगों तक, उनको प्यार के समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे अभी अगर टोटल देखा जाए तो अभी बहुत, अभी लगता है अभी थोड़ा थोड़ा ना आपके, चलो अभी बस जितना जल्दी खत्म हो ये सब और शुरू करें बाहर की दुनिया में भी जाना और लोगों से मिलना। वो जैसे बताया कि अभी मेरा बहुत मन है बाहर निकलने का, एक बार जाके रूबरू मिलना बहुत इंटरेस्टिंग होता है सब लोगों से, कि कैसा फील हुआ उनको। सारा दिन फोन पे रह के ना आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं और दुनिया में हो रहा है और आप किसी और दुनिया में हैं। तो वो फील थोड़ा सा मैं एक्चुअल करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा उसको रियल में जाके इन लोगों से मिलके क्या फील होता है। तो आई जस्ट होप कि जितना जल्दी ठीक हो सब, बाहर निकले। और नेक्स्ट टाइम हम होपफुली रूबरू मीटिंग करेंगे, आप हमारे स्टूडियो में जरूर आइएगा। जरूर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर थैंक यू। पाताल लोक। थैंक थैंक यू यू वेरी ज्योति, मच। थैंक यू सो मच।